अ, जो टिटाइज वन की 1 फरवरी से फार्मूला बेस्ड ट्रेनिंग होने जा रही है। मेरा नाम निरंजन कुमार गुप्ता है और मैं एक्यूप्रेशर संस्थान से कैंपस का 6 सेमेस्टर पूरा कर चुका हूँ। और हम अभी 1 फरवरी से फार्मूला बेस्ड टिटाइज वन की ट्रेनिंग 2 महीने की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग है गुजरात की कोऑर्डिनेटर अलकाबेन कटेजा का और बड़ौदा की कोऑर्डिनेटर मिसेस जागृतिबेन मिस्त्री का। इनके सहयोग से ही ये कोर्स आप लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि मैडम अलका मैडम जो है 2 शब्द रखें और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट में जागृति मैडम से 2 शब्द को बोलेंगे और फिर हम लोग फिर क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। अलका मैडम। नमस्कार। नमस्कार। मैं अलका कड़ेच अहमदाबाद से। मैं संस्थान के साथ जुड़ी हुई हूँ। संस्थान से मैंने ट्रेनिंग ली और कई लोगों को हमने यहाँ से ट्रेनिंग भी दी। अग्रवाल सर और खेमका सर को मेरा नमन है। उन गुरुओं ने हमको जो शिक्षा दी है वो ही शिक्षा हम आगे लोगों को दे पाए और लोग घर घर तक ये थेरेपी पहुंचाने के लिए हम जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी हम करेंगे और संस्थान को सहयोग देंगे। जी धन्यवाद मैडम। बिल्कुल हम लोग संस्थान के सहयोगी हैं और जो अद्भुत ज्ञान सर ने दिया है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल आगे हैं हम लोग। और हमारी आवाज़ कम जा रही है आप लोगों तक? चलिए हम इसको माइक को थोड़ा और फिट कर लेते हैं। तो हम लोग इस ज्ञान को जन जन हाँ, तक आ पहुंच रही है, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ, हम लोग इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित हैं। जागृति मैडम जुड़ी हुई हैं? जागृति मैडम आप जुड़ी हुई हैं? चलिए शायद मैडम अभी जुड़ी नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो है हाँ, इसको जागृति बेन नहीं जुड़े हैं अभी तक। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग जो है उनको लास्ट में बुलवा लेंगे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम इस कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हम स्क्रीन सबसे पहले आपको शेयर करते हैं। हल्का मैम जरा आवाज थोड़ी कम है। कोई बात नहीं, अभी आवाज़ तो ठीक जा रही होगी आपको? अभी ठीक है आवाज़? जी आवाज सर। फाइन है। नहीं नहीं, हो सकता है आपकी कुछ प्रॉब्लम हो। अच्छा ये बताइए, आपको हमारी वीडियो दिख रही है क्लियर? जो स्क्रीन है वो दिख रही है क्लियर? हाँ, दिख रही है। ठीक है। क्लियर क्लियर। ठीक है सर। तो हम लोग कल बात किए थे इस पे टिटाइज वन पे, तो 2-4 पेज हम लोगों ने इस पे बात किया था। और उसके बाद फिर समय भी पूरा हो गया और कुछ डिस्टरबेंस होने की वजह से सही से हो नहीं पाया। तो हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा इसको रिपीट करते हुए चलेंगे। ये टिटाइज वन की पूरी पीपीटी के माध्यम से लगभग 400 पेज का पीपीटी है। और इसको हम लोग 2 महीने में रोज़ रात में 9 से 10 का समय रखा है हमने, ताकि सब लोग इसको ज्वाइन कर पाएँ। और लगभग 2 महीने में रखा है। इसमें प्रैक्टिकल भी है और इसकी थ्योरी भी हम लोग सीखेंगे जानेंगे। तो इसके पहले पेज से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से इसमें खेमका जी को एक प्रतिमा चित्र भी है उनका, और उन्होंने इस बुक के पहले पेज पे ही बहुत गूढ़ बातें लिख दिया है, जिनको अगर समझ लें तो वास्तविक में एक्यूप्रेशर के ज्ञान को समझ सकते हैं कि ये एक्यूप्रेशर करता क्या है, ये एक्यूप्रेशर है क्या, क्यों हम अपनी बॉडी में ट्रीटमेंट देते हैं, क्यों अपनी बॉडी में प्रेशर देते हैं, तो उसका चिकित्सीय प्रभाव मिलता है हमें। तो इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं। सर्जक ने प्रतिस्थापित कर दिया मानव शरीर में एक उपचार तंत्र, असंतुलन को ये ठीक करता, अस्वस्थ को ये करता स्वस्थ। कहने का मतलब है, सर्जक का मतलब है जो बनाने वाला, जिन्होंने हमें बनाया। तो उन्होंने पहले इस सिस्टम में, हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम लगा दिया, ऐसा तंत्र लगा दिया, जिसके माध्यम से जो है ये हमारी बॉडी के जितने भी असंतुलन होंगे उसको ये संतुलित कर देगा, इसको ये ठीक कर देगा, अगर हम इसको जान जाएं तो। अगर हम अस्वस्थ हैं तो ये स्वस्थ कर देगा, अगर हम इसको जान जाएं तो। इसके अलावा असंतुलन न होने पाए, इसके दिए हैं इसने मंत्र। कहने का मतलब है, एक तो ये है कि अगर हमारी बॉडी असंतुलित हो गई तो ये संतुलित कर देगा, सही कर देगा, ठीक कर देगा। और हमारी बॉडी ठीक है और आगे भी भविष्य में चाहते हैं कि हमारी बॉडी इसी तरह से ठीक हो, हमारा शरीर इसी तरह से स्वस्थ रहे,
तो ऐसे कंडीशन में हमारा शरीर असंतुलन ना हो, उसके लिए हम क्या करें? तो इस सिस्टम को, इस तरीके को अगर हम जान जाएं कि हाँ, जो हमारे शरीर में इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जो ये तंत्र लगा हुआ है, इसको हम लोग सीख लें, तो वो भी असंतुलन भविष्य में नहीं होने पाएगा। यानी हम भविष्य में भी बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। तो इसके दिए हैं इसने मंत्र। उपचार की इस अद्भुत विधा को एक्यूपंक्चर लोग कहते, और उपचार के इस दिव्य ज्ञान को जीवन मंत्र हम कहते। तो जो साइंटिफिक लोग में मतलब वे में बोलें तो इसको एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या मर्मा, जिस नाम से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन उपचार का यह ज्ञान जो है बहुत ही दिव्य है, अद्भुत है। तो इसको हम लोग जीवन मंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सारी व्यवस्थाएं शरीर की, ये सब व्यवस्थित रूप से चलती हैं, सब सही रूप से चलता है अगर हम इसको जान जाएं, इसको हम सीख जाएं। तो इसी ज्ञान के कड़ी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप में फिर से इसको जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। जागृति मैडम आ गए। हाँ, बाद में कर लेंगे सर, लास्ट में। उसके बाद है व्हाट इज एक्यूपंक्चर, यानी एक्यूपंक्चर क्या है। तो एक्यूपंक्चर का एक डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है छोटे से शब्द में। हालांकि डेफिनेशन तो उसका काफ़ी बड़ा हो सकता है, काफ़ी बड़ा है भी, लेकिन छोटे से शब्द में इसको अगर जाने तो इसका अर्थ बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो इसमें बताया गया एक्यूपंक्चर इज ए नेचुरल साइंस, फिलोसफी एंड ए रैशनल मेथड ऑफ थेरेपी बेस्ड ऑन एन इनबिल्ट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन ह्यूमन बॉडी बाय एक्यूप्रेशर नेचर ताओ। तो कहने का मतलब है कि जो नेचर है, जिसको हम लोग गॉड बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, उसके द्वारा जो हमारा मनुष्य शरीर है, इसमें पहले से ही एक ऐसी व्यवस्था को उन्होंने फिट कर दिया है, जिसको हम लोग इनबिल्ट मैकेनिज्म कहते हैं। कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था पहले ही लगा दी। और व्यवस्था वो कैसी है? तो वो व्यवस्था है नेचुरल साइंस। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो विज्ञान तो कई प्रकार के हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कई प्रकार के हैं। लेकिन ये जितने भी विज्ञान हैं, ये हार्मफुल हैं। हम ये नहीं बोलते हैं पूरी तरह हार्मफुल है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आगे चल के इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी है। लेकिन जो ये हमारा साइंस है, नेचुरल साइंस है, इसमें हम नेचर के साथ जुड़ते हैं। इससे मनुष्य और प्रकृति के बीच में संतुलन होता है। तो हमारे शरीर में जो सर्जक ने, जो बनाने वाले ने, जो ईश्वर ने जो यह सिस्टम फिट किया है, ये बिल्कुल नैसर्गिक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, इसमें सब लिखा हुआ फिलॉसफी। फिलॉसफी का अर्थ होता है दर्शन और दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र दो शब्दों से मिलके बना है, दर्शन और शास्त्र। तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, और शास्त्र का अर्थ होता है जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण रखना। तो वास्तविक में हम जितने भी लोग इस थेरेपी से जुड़े हुए हैं, सबकी यही धारणा होती है, सबकी यही इच्छा होती है कि ऐसे लोगों का भी उपचार हो जो उपचार कराने में सक्षम ना हो। हम लोग यही चाहते हैं कि जीवन और जगत दोनों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, अपने देश का कल्याण हो। तो ये बिल्कुल जो है, बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी मेथड, चिकित्सा पद्धति है। और तीसरा वर्ड है इसमें रैशनल मेथड। तो रैशनल का अर्थ होता है तर्क संगत, अर्थात जो तर्क के आधार पे सिद्ध हो, या जो तर्क के आधार के ऊपर आधारित हो। ये शब्द बोल सकते हैं कि या तो जो तर्क के आधार पे सिद्ध हो, और या जो तर्क पर आधारित हो। तो ऐसे विज्ञान को हम लोग बोलते हैं एक्यूपंक्चर। और इस सिस्टम को हमने और आपने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने जिस समय हमारे शरीर को, हमारा गठन किया, हमको बना के पृथ्वी पे भेजा, उस समय उन्होंने पहले ही सेट करके भेज दिया। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जानकारी हो तो इसका अच्छे से यूज करके हम उपचार में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ डेट मीन्स संतुलन। संतुलन, आपका बॉडी अगर संतुलित रहेगा, आपका आहार विहार विचार, सोना जागना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें अगर आपकी व्यवस्थाएं संतुलित हो, आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप इस नेचर, इस ज्ञान को समझेंगे तो आप अपने आप को भी स्वस्थ रख पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। Treatment is given by acupuncture and moxibustion at defined location in human body are called acupoints or Su points. प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। इनका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज।
treatment is given by acupuncture and moxibustion at defined location in human body are called acupoints। तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग उपचार देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं एक्यूपंचर का, तो एक्यूपंचर एक शब्द यहाँ पे आया है और दूसरा शब्द है मॉक्सिबेशन। तो पहले हम थोड़ा सा इन दोनों तीनों शब्दों का थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें कई लोग नए भी हैं, कई लोग पुराने भी हैं। तो एक्यूपंचर हमने कल भी बताया था कि चाइना में अभी भी एक्यूपंचर होता है। एक्यूपंचर का मतलब है कि जिस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, उस पॉइंट पे अगर हम लोग निडिल लगाते हैं, निडलिंग करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको एक्यूपंचर कहते हैं। और जहाँ तक मॉक्सिबेशन की बात है, तो हम लोगों ने कल बात किया था कि मोक्सा नाम की एक हर्ब आती है, उसको जस्ट लाइक अगरबत्ती जैसे होता है, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, जस्ट लाइक वो हर्ब वैसी ही कुछ होती है। और काम भी दोनों का वही है। जैसे अगर हम नीडलिंग लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, कलर लगाते हैं, तो उससे भी एनर्जी को घटाते और बढ़ाते हैं अपने डायग्नोसिस के आधार पे। ठीक उसी प्रकार से मॉक्सिबेशन में क्या होता है कि जब किसी ऑर्गन की या किसी पॉइंट पे हमको एनर्जी को रेज करना हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, पॉइंट लगाने के बाद भी एनर्जी अगर नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे कंडीशन में उस पॉइंट पे हम लोग मॉक्सिबेशन करते हैं उस हर्ब से। देखना पड़ेगा ना, देखना माइक पड़ेगा। प्लीज ऑफ कर लीजिए, प्लीज जिनका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो उस हर्ब से हम लोग मॉक्सिबेशन करते हैं और उस पॉइंट की एनर्जी को बढ़ाते हैं। और ये जो पॉइंट्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी पे डिफाइंड होते हैं, इनके स्थान डिफाइंड होते हैं, इनके पॉइंट के बिंदु जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कि इस स्थान पे ये पॉइंट्स हैं और इसके ये काम हैं, इसके पूरी चीज़ें सब डिफाइंड होते हैं। दूसरा शब्द है इसमें एक्यू पॉइंट्स। तो एक्यू पॉइंट्स ये दो शब्द से ये भी मिलके बना है। एक्यू मतलब होता है सूक्ष्म और पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी बॉडी पे ये जो लोकेशन होते हैं इसके, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। और इन्हीं सूक्ष्म बिंदुओं पर जब हम लोग दबाव देते हैं, मान के चलिए कोई पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, इस पॉइंट पे या तो हमने दबाव दिया या निडिल लगाया, कलर लगाया, मैग्नेट लगाया, सीड लगाया, जो भी उपचार किया इस पर, तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है, यहाँ की एनर्जी डिस्पर्स होती है, यहाँ की एनर्जी चलती है एक जगह से दूसरे जगह। तो इसी को चाइनीज वर्ड में वहाँ पे बोलते हैं सू, जीव जू पॉइंट्स भी बोलते हैं इसको। तो सू का अर्थ ही वही होता है कि एनर्जी को जब हम यहाँ से दबाए, तो यहाँ से एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना, उसको ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो देखिए जो चीज़ें अभी हम बता रहे थे आपको, सू जीजू पॉइंट, तो सू का अर्थ यहाँ पे लिख दिया है कि जब हम किसी पॉइंट्स पे प्रेशर देते हैं तो उसको किस किस माध्यम से हम लोग कैसे डिस्पर्स करते हैं एनर्जी। तो इसमें देखिए लिखा हुआ पहले मूव, दूसरा वर्ड है आपका ट्रांसफ़र, तीसरा वर्ड है आपका ट्रांसमिट, चौथा वर्ड है आपका ट्रांसपोर्ट, फिर है इंड्यूस द बायो एनर्जी क्वी द बॉडी फ्लूइड्स जू। तो इसमें चार शब्द हैं, चारों के अर्थ अलग अलग हैं, मूव, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिट और ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो सबका अर्थ है कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे मूव की बात करें तो मूव का मतलब होता है हटाना, ट्रांसफ़र की बात करें तो इसका मतलब होता है स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसमिट का होता है अर्थ संचरण, यानी एक तरह से बहाव में, कहते हैं ना कि एक बहाव संचरण हो रहा है, जैसे ब्लड का संचरण हो रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है परिवहन, यानी किसी के माध्यम से। तो ये सब माध्यम है अपनी बॉडी में, ये सब माध्यम पहले से सिस्टम चैनल्स बने हुए अपनी बॉडी में पहले से ये चीज़ें सब फिट हैं। तो हम कब एनर्जी को मूव करें, कब एनर्जी को ट्रांसफ़र करें, ट्रांसमिट करें, ट्रांसपोर्ट करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें तब समझ में आएगी जब इसके पूरे विज्ञान को हम लोग समझेंगे, जब इसके पूरे विज्ञान को हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, गहरा अध्ययन करेंगे, तब हमें समझ में आएगा। उसके बाद है इंड्यूस द बायो एनर्जी क्वी, यानी क्वी को आप प्रेरित करें, जिसको बायो एनर्जी बोलते हैं, प्राण ऊर्जा बोलते हैं, क्वी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन अर्थ इसका यही है कि एनर्जी और बॉडी फ्लूइड्स। एंड इट इंक्लूड सप्लाइंग बायो एनर्जी एट द लोकेशन वेयर दीज आर इन एक्सेस इन ह्यूमन बॉडी, देयर बाय बैलेंसिंग द एनर्जी एंड फ्लूइड्स। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी स्थान पे ये एनर्जी अगर आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहीं पे बढ़ी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि कहीं पे अगर एनर्जी या फ्लूइड्स कहीं बढ़ गया, मान के चलिए
कि किसी जगह पे आपको चोट लग जाती है, हाथ पे आपको चोट लग गया, आप गिर गए या किसी वजह से आपके हाथों में चोट लग गई, तो आपको क्या होता है, इस जगह पे मान के चलिए आप हाथ के बल गिरे और यहाँ पे आपको चोट लगी कलाई पे। तो चोट लगने के बाद क्या होता है, यहाँ पे सूजन आ जाती है, और जब सूजन आती है तो क्या होता है, यहाँ पे ये सूज गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे एनर्जी या बॉडी फ्लूइड्स वगैरह एक्युमुलेट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस मेथड को हम सीख लें, इस मेथड को अगर हम जान लें, तो हम करेंगे क्या, हम बस इतना ही करेंगे कि यहाँ जो बढ़ी हुई एनर्जी है इसको अगर ट्रांसफ़र कर दें कहीं और, किसी और जगह भेज दें, तो यहाँ की प्रॉब्लम जो है हमारी वो सॉल्व हो जाएगी, यहाँ का जो पेन है हमारा वो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ की जो तकलीफ़ है हमारी वो दूर हो जाएगी। तो ये कितनी अच्छी विधा है, किसी और विधा में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी कि आप यहाँ की बढ़ी हुई एनर्जी को किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दें। देखिए, शरीर में आप उपचार का कोई भी माध्यम यूज़ कीजिए, चाहे आप एलोपैथ लीजिए, चाहे आप होम्योपैथ लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ को आप लीजिए, अगर बॉडी में आप किसी केमिकल बेस्ड चीज़ का लेके आप उपचार कर रहे हैं या अपना उपचार ले रहे हैं, तो वो टैबलेट और कुछ करता नहीं, वो भी आपके बॉडी के उस पार्ट को एक्टिवेट करता है जिससे आपको जो प्रॉब्लम हुई और उस ऑर्गन से रिलेटेड, जिस ऑर्गन से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है, वो जाके उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करा के करता सभी कुछ आपका बॉडी ही है। यानी बॉडी में आपके अगर कोई बीमारी भी हुई है तो बॉडी खुद ब खुद उसको हील करती है, लेकिन वो मेडिसिन सिर्फ उस ऑर्गन की मदद करता है कि भाई गया और उसको स्टिमुलेट कर दिया कि भाई देखो बॉडी में ये प्रॉब्लम हो गई है और तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो जाके उसको स्टिमुलेट कर दिया, वो ऑर्गन एक्टिव हो गया और जाके वहाँ पे वो हील करना प्रारंभ कर देता है। और हमारी साइंस तो इतनी पावरफुल है कि हम तो डायरेक्ट उसको बिना कुछ खिलाए, बिना कोई केमिकल दिए, बिना कुछ इंटेक कराए ही, जब हमको पता है कि अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हुई, तो ऐसे कंडीशन में हमें अगर वो पॉइंट्स पता है, हमें वो बिंदु पता है, तो उस पर ओनली स्टिमुलेशन दे के, मैग्नेट लगा के, कलर लगा के, सीट्स लगा के या नीडलिंग करके, जो भी मेथड हमें आता हो, जिस भी मेथड पे हमें कमांड हो, उस मेथड का यूज करके हम उनको उस बीमारी से निजात दिला सकते हैं, उसको ठीक करा सकते हैं। तो माध्यम वही है, चाहे हम जिस भी माध्यम से करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में है, इट इंक्लूड्स रिमूविंग द स्टेसिस, अनफास्टेनिंग द इम्पेडिमेंट्स, अकुलजन, करेक्टिंग द कंट्रावेक्शन ऑफ फ्लेक्सिस। कहने का ये मतलब है कि एनर्जी में रुकावट हो, रिमूविंग द स्टेसिस, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस रुकावट को आप हटा देंगे। किसके माध्यम से, तो इन्हीं के माध्यम से, सू के माध्यम से एनर्जी को मूव करा के, ट्रांसफ़र करा के, ट्रांसमिट करा के, ट्रांसपोर्ट करा के। देखिए मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि जैसे मान के चलिए कोई चीज़ है, दो आदमी है, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, और यहाँ से सामान अगर इसके पास भेजना है तो इसके कई माध्यम हो सकते हैं। एक माध्यम तो ये हो सकता है कि हाथ को यहाँ से ले आके यहाँ तक दे दें, दूसरा हो सकता है कि हम यहीं से इसको उछाल दें और यहाँ से इसको पकड़ा दें, तीसरा माध्यम ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन कोई और हो, उसको दिया और वो यहाँ ला के दे। तो कहने का ये मतलब है सामान वही है लेकिन पहुँच रहा है अलग अलग माध्यम से, समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसे कंडीशन में इसी तरह से जैसे मूव, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिट और ट्रांसपोर्ट है, तो एनर्जी का जो बहाव होता है, किस प्रकार से हमें कहाँ पे किस तरह का यूज़ करना है, वो चीज़ें हम लोग इसके माध्यम से करते हैं। जैसे रिमूविंग द स्टेसिस, तो कहीं अगर रुकावट हो तो ऐसे कंडीशन में उस रुकावट को हम लोग हटाएंगे, रिमूव करेंगे, मूव करेंगे। अनफास्टेनिंग द इम्पेडिमेंट्स, बाधाओं को मुक्त करेंगे। कहीं अगर बंधन लगा हुआ है, अगर कहीं पे मान के चलिए आपका स्टूल है, आपका यूरिन है, ये सब चीज़ों का निश्चित समय से होना और नेचुरल तरीके से होना ये ज़रूरी है। लेकिन अगर इसमें कोई बाधाएं आ जाए, इसमें कोई रुकावट आ जाए, तो क्या होगा, रिटेंशन हो जाएगा। स्टूल की रिटेंशन हो जाएगी, यूरिन का रिटेंशन हो जाएगा। पता चला यूरिन करके आए, दोबारा फिर से लग गया, स्टूल करके आए, थोड़ी देर में फिर से लग गया। बता रहा है कहीं ना कहीं इसमें रुकावट है, बाधाएं हैं। अकुलजन, ये भी उसी तरह की बाधाएं हैं, रोड़ा, इसको ऐसे ही बोलते हैं। करेक्टिंग द कंट्रावेक्शन, तो आप कंट्रावेक्शन को हमने बताया था कि ये इसको बोलते हैं मार्गोल्लंघन। मार्गोल्लंघन का ये मतलब है कि एनर्जी का पाथवे है और एनर्जी जो है निश्चित लाइनों पे ट्रैवल करती है। ये नहीं है कि आज इधर से जा रही है तो कल इधर से जाएगी, ऐसी नहीं है। उसके पाथवे फिक्स हैं कि इस पाथवे से ये एनर्जी जा रही है तो उसी पाथवे से वो जाएगी। लेकिन उसके पाथवे में अगर कोई रुकावट आ जाए
तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, एनर्जी कंट्रावैक्ट हो जाएगी। मान के चलिए एक रोड है और उसमें कई सारे रोड और जुड़े हुए हैं, लेफ्ट भी गई है, राइट भी गई है, कई सारे पाथवे उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन उसको जहाँ पहुँचना है उसके लिए बीच में ही उसको अगर रुकावट हो जाए तो वो क्या करेगा, कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा। और जब दूसरा रास्ता अपनाएगा तो उसको पहुंचने में कठिनाई भी होगी, समय भी लगेगा और परेशानी भी होगी। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में हमारी जो क्रियाएं भी है उसमें भी उसके रास्ते निर्धारित हैं। आपका सांस लेने का रास्ता निर्धारित है, आपका खाने पीने का रास्ता निर्धारित है, आपका देखने का रास्ता निर्धारित है, आपका मल मूत्र त्याग करने का रास्ता निर्धारित है, आप जो भोजन करते हैं उसका रास्ता निर्धारित है। तो इसमें कहीं रुकावट कोई आ जाए, आपका मान के चलिए आपने भोजन लिया और ये वॉमिटिंग होके बाहर आने लगे, तो इसको बोलते हैं सर कंट्रावेक्शन। अमित मिश्रा का माइक बंद कर दो। प्लीज़ अमित जी, आप लोग थोड़ा सा अगर सुनना चाहते हैं अच्छे से तो थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए, जब बोलने की बारी आएगी तो मैं अपने को म्यूट कर लूँगा, आप लोगों को भरपूर मौका दूंगा। तो सुने, आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस होता है तो फिर जो बताना चाहते हैं ना वो लय टूट जाता है। कल भी वही हुआ था, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था मेरे से, यहाँ पे ट्रांसफर शेयर नहीं हो पा रहा था स्क्रीन, तो जो चीज़ बताना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें। तो कंट्रावेक्शन की बात कर रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्गोल्लंघन हो जाता है और आपको तरह तरह की प्रॉब्लम आपके सामने उपस्थित होती हैं। देखिए 10 मिनट्स का लिमिट आया है, इसके बाद अगर ये डिस्कनेक्ट होता है तो फिर से हम लोग जुड़ेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद इस पेज पे भी हमने बात किया था कि जो बॉडी फ्लूइड्स है या जो बायो एनर्जी है, तो बॉडी में तो वही है, या तो बायो एनर्जी है या बॉडी फ्लूइड्स है। तो एनर्जी को तो हम देख नहीं पाते, लेकिन बॉडी फ्लूइड्स में आपके ब्लड वेसल्स वगैरह सब आते हैं आपके। तो बॉडी फ्लूइड्स को तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन एनर्जी को तो हम लोग देख नहीं पाते। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में बीमारी के रूप में दिखती है, वो इन्हीं के इनबैलेंस में के रूप में दिखती है हमारे शरीर में। कहीं पे अगर ये ज़्यादा हो जाए, कहीं पे ये कम हो जाए, कहीं इसके परिचालन में, इसके पाथवे में कोई रुकावट आ जाए, कहीं ये उल्टा चलने लगे, इसका चलने का रास्ता फिक्स है, निर्धारित है, लेकिन ये उल्टा चलने लगे, कहीं इसमें इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट ज़रूरी है, लेकिन कहाँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ, हर जगह नहीं। तो बहुत जगह ज़रूरी है। तो इसमें इसी चीज़ को बताया गया है कि या तो बायो एनर्जी में या बॉडी फ्लूइड्स में अगर ये आवश्यकता से ज़्यादा हो तो भी बीमारी होगी, आवश्यकता से कम हो तो भी ये कुछ न कुछ बीमारी के रूप में प्रकट होगा। परिचालन में रुकावट हो तो इसका कंट्रावेक्शन का वो सिम्टम देगा, आपके सामने कंट्रावेक्शन का सिम्टम लेके आएगा। अगर वो उल्टा चल रहा हो या उसके मार्ग में कोई रुकावट हो, परिचालन में रुकावट हो, तो ऐसे कंडीशन में उस तरह के सिम्टम को लेके आपके सामने अपीयर्स होगा। अब देखिए इसमें दो शब्द है, एक फास्टेनिंग है जिसमें है बांधना, इसका अर्थ होता है बांधना, और दूसरा है फास्टेनिंग द इम्पेडिमेंट्स, यानी बांधना को खोलना। तो बंधन भी ज़रूरी है, अगर ये बंधन नहीं हो तो आपकी मांसपेशियाँ, नस, हड्डी, ये सब चीज़ जो जुड़े हुए हैं ये जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। आपके ऑर्गन, सारे ऑर्गन, आपके हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे फिक्स है। अगर ये फिक्स नहीं होता, ये बंधा हुआ ना हो, तो ऐसे कंडीशन में पता चला आप रात में सोए या आपने एक्सरसाइज उल्टा करके किया तो पता चला कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है गले में आ गया और ये जो है बाकी चीज़ें नीचे रह गई, छाती में आ गया। तो ऐसा नहीं होता है, हमारे सारे ऑर्गन फिक्स हैं, हम उल्टा हों, सीधा हों, कैसे भी हों, हमारे ऑर्गन फिक्स हों, क्योंकि वो बंधे होते हैं, उनको बांधा होता है। तो सभी चीज़ें अपने स्थान पर रहे, इसके लिए बंधन होती है। अगर ये बंधन ना हो तो लिखा है इट मे कॉजेज, क्या हो सकता है, हार्निया हो सकती है, प्रोलैप्सिस हो सकते हैं। किसके, तो यूट्रस के प्रोलैप्सिस हो सकते हैं, रेक्टम के प्रोलैप्सिस हो सकते हैं, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल हो सकता है, यानी कोई रोक ही नहीं होगा इस पर, जबकि बंधन जरूरी है। अगर ये बंधन ना हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यूरिन लगी और बिना बताए हुए निकल जाएगा, स्टूल लगा बिना बताए हुए पास हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, या फिर आपका कंट्रोल ही नहीं होगा। आपको स्टूल आया और पता चला आप वॉशरूम जाते जाते रास्ते में ही आपका पूरा का पूरा बाहर आ गया। यूरिन करने के लिए लगा, अचानक से आया और पता चला कि आप वॉशरूम जाते जाते रास्ते में ही आपके यूरिन सब हो गए। तो बंधन भी ज़रूरी है। दूसरा है अनफास्टेनिंग द इम्पेडिमेंट्स, यानी बंधनों को खोलना। तो ये ज़रूरी है,
लेकिन लिखा है इट क्लियर्स रिटेंशन अदरवाइज। तो ये क्या करेगा, अगर आप बाधाओं को दूर कर दें तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी में जहाँ भी जिस भी चीज़ का रिटेंशन है उसको ये क्लियर कर देगा। कोई चीज़ अगर रुका हुआ उसको क्लियर कर देगा। लिखा है इट मे कॉजेज रिटेंशन ऑफ। तो ऐसे कंडीशन में देखिए लिखा है इट मे कॉजेज रिटेंशन ऑफ। अगर अगर ये मान के चलिए अगर बाधाएं रुकी रहती है, अगर बाधाएं लगी रहती हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इट में कॉजेज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन, स्टूल, पर्सपिरेशन, मिल्क इन ब्रेस्ट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो जैसे आप यूरिन करने के लिए गए, थोड़ी सी यूरिन पास हुई और थोड़ी देर के बाद फिर से आपको यूरिन लग जाएगा। स्टूल पास करके आए, थोड़ी देर के बाद फिर से स्टूल लग जाएगा। पर्सपिरेशन, उसी तरह मिल्क इन ब्रेस्ट। तो इन सब चीज़ों में रुकावट जो है, अवरोध पैदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं किसके माध्यम से, इसी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के माध्यम से, इसी एक्यूप्रेशर के बिंदु के माध्यम से। तो एनर्जी घटना, बढ़ना, रुकावट होना, कंट्रावेक्शन होना या इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान होना, यही हमारे लिए बीमारी का कारण बनता है। इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने कल भी बात किया था, लेकिन कल पूरी तरह से बात नहीं हो पाई थी। उसके बाद हम लोग बायो एनर्जी की बात कर रहे थे। तो बायो एनर्जी, जिसको हम लोग कोई भी बोलते हैं, इज रिसीव्ड इन ह्यूमन बॉडी इन 2 वे। तो जो बायो एनर्जी है, ये 2 रास्ते हैं इसके हमारी बॉडी में प्रवेश करने के। एक तो है अर्थली और दूसरा है हेवनली। तो जो अर्थली एनर्जी है, ये हम लोगों ने कल भी बात किया था कि ये हमें प्राप्त होता है आपके फूड से, ड्रिंक से और एयर से। ये 3 माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम लोग अर्थली एनर्जी प्राप्त करते हैं। और दूसरी एनर्जी जो है हेवनली एनर्जी है, जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं कॉस्मोस से। और कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये अपनी बॉडी पे जो वेरियस एक्यूपॉइंट, जो हमारी बॉडी पे कुछ एक्यूपॉइंट्स, एक्यूपंचर के पॉइंट्स हैं, जो टाइम एक्यूपंचर के अनुसार से उसके हॉररी पॉइंट्स पे इसमें प्रवेश करती है और उसके माध्यम से वो हेवनली एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो ये हम लोगों ने बात किया था। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं टाइम एक्यूपंचर पे और उसके बाद फिर हम लोग बायो एनर्जी पे बात करेंगे, क्योंकि उसको जब तक नहीं समझेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, आप लोगों को चार्ट विजिबल हो रहा है ना? आप लोगों को एक ऑर्गन फंक्शनल अकॉर्डिंग टू यस ऑर्गन सर, क्लॉक दिख रहा है। जी। इसमें एक चार्ट दिख रहा होगा, उसमें जिसमें लिखा हुआ है ऑर्गन फंक्शन अकॉर्डिंग टू ऑर्गन क्लॉक। तो कहने का मतलब है टीसीएम में एक ऑर्गन क्लॉक है। तो देखिए, आपके बॉडी में कई सारे ऑर्गन हैं। लंग्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्प्लीन है, हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, किडनी है, पेरिकार्डियम है, ट्रिपल वार्मर है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है। और ऐसे कंडीशन में जो चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है, इन्होंने बताया कि जो हमारी बॉडी में जो कॉस्मोस वाली एनर्जी, जैसे हम जीवित हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी तो हमें चला रही है। अगर कोई एनर्जी हमें चला नहीं रही होती तो ऐसे में पता चलता हम रात में सोते और सोते सोते ही रह जाते। तो कोई ना कोई एनर्जी तो चला रही है हम लोगों को। तो ये जो कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी हमारी बॉडी में हम लोग ग्रहण करते हैं, देखिए कोई ड्रॉ कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो जो ये कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी हम लोग ग्रहण करते हैं, तो वो इन्हीं जो टाइम एक्यूपंचर है, जो इस ऑर्गन क्लॉक को देख रहे हैं, इसके माध्यम से अलग अलग ऑर्गन में 2-2 घंटे का समय निर्धारित है। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं अपने कर्सर से, आपको दिख रहा होगा ये जो लंग्स दिख रहा होगा, उसमें समय दिख रहा होगा 3 AM to 5 AM। कहने का ये मतलब है कि जो लंग्स की एनर्जी का समय है वो है 3 से 5, यानी मॉर्निंग के 3 से 5 का जो समय है, ये लंग्स की एनर्जी का टाइम है। कहने का ये मतलब है कि इस समय इस ऑर्गन में कॉस्मोस से एनर्जी इसमें ग्रहण होती है। लेकिन किस पॉइंट पे होती है, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, चूँकि आपको ये दिखाना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे इस पर बात करना है। उसके बाद 3 से 5 का समय मॉर्निंग का जो है वो लंग्स का है। 5 से 7 का जो समय है ये है लार्ज इंटेस्टाइन का, आपका बड़ी आंत का। 7 से 9 का जो समय है वो है आपके स्टमक का, जिसको अमाशय बोलते हैं आप। 9 से 11 का समय है आपके स्प्लीन का। 11 से 1 PM का समय है आपके हार्ट का, हृदय का। और 1 PM से लेके 3 PM का समय जो है वो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। और 3 PM से लेके 5 PM तक का जो टाइम है वो है आपके यूरिनरी ब्लैडर का।
और 5 PM से 7 PM का जो समय है वो है आपकी किडनी का। 7 से 9 PM का समय है पेरिकार्डियम का, और 9 से 11 PM का है ट्रिपल वार्मर का, और 11 से 1 AM का है गॉल ब्लैडर का, और 1 AM से 3 AM का है लेबर का। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऑर्गन क्लॉक है। इसके माध्यम से हर एक ऑर्गन में टोटल 24 घंटे हम लोगों को मिलते हैं। सुबह से लेके अगर रात तक पूरा काउंट करें तो एक दिन में पूरा का पूरा दिन और रात मिला के 24 घंटे मिलते हैं। टोटल 12 ऑर्गन है। तो ऐसे कंडीशन में एक एक ऑर्गन में 2-2 घंटे ये एनर्जी ट्रैवल करती है, यानी उस समय उस ऑर्गन में पर्याप्त एनर्जी होती है। देखिए अब लेस देन 1 मिनट का टाइम बता रहा है, हो सकता है ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में 3 से 5 के बीच में लंग्स में एनर्जी पर्याप्त मात्रा में होती है। 5 से 7 के बीच में लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी पर्याप्त होती है। 7 से 9 के बीच में स्टमक की एनर्जी पर्याप्त होती है। तो इसको जानना क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए? अगर इस चार्ट को हम समझ लें, इस टाइम एक्यूपंक्चर को समझ लें, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि किसी विशेष समय पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, मान के चलिए हर रोज़ किसी एक निश्चित समय पे ही आपको कोई निश्चित प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कंडीशन में इस टाइम एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग आप डायग्नोसिस कर पाएंगे कि अगर इस समय में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब हमें इस ऑर्गन पे ध्यान देना चाहिए। तो इसको हम लोग और डिटेल से बात करेंगे इसमें थोड़ा सा, और भी थोड़ा सा। अभी ये क्लास डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो इसको